नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी। अचानक वहाँ के जनजीवन ने उन्हें झकझोर दिया। वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थीं। वे पत्थर तोड़कर सकरे रास्ते जो होते हैं, एकदम गलियारे जो होते हैं, उनको वो चौड़ा कर रही थी। उनके कोमल हाथों में कुदाल और हथौड़े से ठाटे मतलब निशान पड़ गए थे। और कुछ जो है उनकी पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे, यानी कपड़े में बच्चों को बिठाकर जो बांधा जाता है, पहाड़ी औरतें बांधती हैं, उस तरह से बच्चे बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगी कि ये पहाड़ी औरतें अपनी जान की परवाह ना करते हुए सैलानियों के भ्रमण और मनोरंजन के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का काम कर रही हैं। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। यह देखकर लेखिका मन में सोचने लगी कि यहाँ के अलौकिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत और दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी और अनुभव से सैलानियों को अवगत कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो सके। अपने मित्रों और सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी और आनंदमयी बन जाती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों और वहाँ का जो जनजीवन है वह भी महत्वपूर्ण होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि वे ना हों तो वह स्थान नीरस और बेजान लगने लगता है। और सरकारी लोग जो व्यवस्था करने में संलग्न होते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे हमने इसके पहले वाले प्रश्न के उत्तर में आपको बताया, कि जो पहाड़ी औरतें हैं और उनके हाथ में जो कुदाल होती है, उससे वे जो सकरे रास्ते को चौड़ा करती हैं, तो उससे आने जाने में जो सुविधा होती है तो वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर रास्ते ही ना होंगे तो वहाँ पर कोई भ्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ का इलाका बहुत ही दुर्गम होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान वहाँ की महिलाओं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की प्रगति, आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं और बहुत सारी औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं, और वह टोकरी जो होती है कपड़े से बंधी होती है, और वे काम करती रहती हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू बहनें चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका के रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियाँ, पुल आदि बनाना और खेतों में अन्न उपजाना, कपड़े बुनना यानी, और खानों और कारखानों में काम करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उससे उसका आधा भी उसे नहीं मिलता है, परंतु फिर भी वो असाध्य काम को, जो मतलब बहुत मुश्किल काम है, उसको अपना कर्तव्य समझकर वे करती रहती हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया रुक जाएगा।
इसीलिए आम जनता के लिए ही कहा गया है कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। यानी अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो इसका सार यही है कि आम जनता बहुत अधिक मेहनत करने के बाद उसका एक छोटा सा अंश ही उसके हिस्से में आता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, हमको आंसर जो हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग या अनुभव के आधार पे जो हमको समझ में आया हमने आपको लिख करके दे रहे हैं। इसमें आप अपने कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थान बना रही है, यानी सिर्फ घूमने और भ्रमण करने का ही स्थान बना रही है। इससे वहाँ गंदगी बढ़ रही है। वे जागरूक नहीं है क्योंकि और वहाँ पर जाने के पश्चात जो भी खाने पीने के खाली पैकेट से वो वहाँ पर ऐसे ही डाल देते हैं, जिससे और भी ज़्यादा गंदगी वहाँ पर बढ़ रही है। पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल और रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ ही घरों से निकला जितना भी दूषित जल है वो नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियाँ लगातार प्रदूषित होती जा रही हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से वहाँ की मृदा का कटाव होने लगा है, जो बाढ़ को आमंत्रित करता है। दूसरे अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु भी प्रदूषित होती चली जा रही है। इसे रोकने में हमारी भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए कि हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। और सबसे मुख्य पॉइंट एक ये है कि जितने भी कल कारखाने हैं उनसे निकलने वाला दूषित पानी और घरों से निकलने वाला जो दूषित जल है, इन सभी को रोकने के लिए सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए और इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए शासन को कि जिससे ये प्रदूषित पानी जो है नदियों में ना मिलकर कहीं और जाकर के उसको फिल्टर करके अन्यत्र उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मौसम पर असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदूषण के चलते जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर बारिश अतिरिक्त हो जाती है तो किसी स्थान पर अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में भी गर्मी की अधिकता देखते ही बनती है, क्योंकि जो तापक्रम है वह बहुत उच्चतम पर पहुंचते ही जा रहा है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु जो है वह भी प्रदूषित होते जा रही है और इससे सांस की अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। यानी सांस से संबंधित जो है बीमारियां अब बहुत अधिक दिखाई देने लगी हैं। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों का तापमान भी बढ़ गया है, जिससे स्नोफॉल कम हो गया है। ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग होती है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन और अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल रहा है और पेट संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक यह पर्यटक स्थल नहीं बना है। यदि वहाँ दुकानें होती तो वहाँ सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाता और वे जमा होकर खाते पीते और गंदगी फैलाते
और वहाँ पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वहाँ प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और जब गर्मियों में पीने के लिए पानी की त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर नदियों को भर देती है। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर और गांवों में जल संसाधन के रूप में और नहरों के द्वारा एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई का काम करती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से फिर से वाष्प के रूप में जल चक्र की शुरुआत होती है, यानी वही वाष्प बनकर जल जो है ऊपर जाता है गर्मी में और वही फिर बारिश का रूप धारण करता है और प्रकृति में बारिश के रूप में फिर जल नीचे आता है। तो सचमुच प्रकृति ने जल संचय की बहुत ही अद्भुत व्यवस्था की है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ईमानदारी, समर्पण और अनुशासन से करते हैं। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। हमारे सैनिकों यानी फौजी भाइयों को उन बर्फ़ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है जहाँ पर तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता है। वहाँ की जो ठंड होती है नसों में खून को जमा देने वाली होती है और वहाँ सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हुए ये फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं और हम आराम से अपने घरों पर बैठे रहते हैं। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं और सर्दी, भूख, प्यास सभी कुछ ये सहन करते हैं सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए। तो हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए और इन सैनिकों के प्रति हमारे देश को और हमारे देश के हर देशवासियों को सम्मानजनक भावना रखनी चाहिए और हमेशा सम्मान की नज़रों से ही इन्हें देखना चाहिए।